धोलेरा क्या है? क्या ये एक फेल्ड प्रोजेक्ट है या फिर वो हमारे फ्यूचर का ताइवान है? अगर आज भी आप सर्च करते हैं तो सबसे पहले धोलेरा के बारे में जो न्यूज आती है वो 2700 करोड़ का फ्रॉड। 2020 से आपके पास 25 स्क्वायर किलोमीटर का ऐसा एरिया इंटैक्ट रेडी है जहां आप प्लग इन प्ले, यानी कि आप अगर कल से इंडस्ट्री लगाना शुरू करना चाहेंगे तो आपके प्लॉट की बाउंड्री पे, बैटरी लिमिट पे पानी का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, सीवर का कनेक्शन है, ड्रेनेज का कनेक्शन है, आपके पास ईटीपी का कनेक्शन है। तो ऐसा कोई भी शहर भारत में अभी तक नहीं बना। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का उनका एक जेवी है ताइवान की कंपनी के साथ में जो सेमीकंडक्टर की लीडिंग कंपनी है वर्ल्ड में, और वो TSMC वो दोनों ने मिलके 92,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक सिंगल पॉइंट पे है। धोलेरा में कहाँ इन्वेस्टमेंट, मतलब कौन सी जगह पे? धोलेरा बहुत बड़ा शब्द है। हम जब SIR बोलते हैं, क्योंकि अगर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी चेतावनी लिखी है जी कि धोलेरा के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है, तो धोलेरा के नाम पे कुछ भी मत खरीदिए। 920 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया है जो धोलेरा SIR के नाम पे कार्व्ड है। उसकी एक बाउंड्री है, उसके अंदर 22 गांव आते हैं। 22.5 स्क्वायर किलोमीटर अभी वहाँ पे, जिसको एक्टिवेशन जोन कहते हैं, वो 2 टीपीज हैं उसमें, वो रेडी है। धोलेरा में पानी कहाँ से आएगा? नर्मदा का पानी है। अच्छा, मतलब आप इतने सालों से एक पूरे शहर को बनता हुआ देख रहे हैं। आप जब पहली बार धोलेरा गए थे, आपको क्या दिखा था वहाँ? आई थिंक दिस विल बी द फर्स्ट प्लांट सिटी इन इंडिया। दिस इज द फर्स्ट प्लांट सिटी। धोलेरा इज पॉइज्ड टू हैपन, और अभी वो हो गया। लोग मुझसे पूछते हैं यार ये धोलेरा कब होगा? मैं कहता हूँ वो हो गया नहीं, वो चला गया है, तुम छोड़ चुके हो, यू ऑलरेडी मिस्ड द बस। अभी मैं बीच में एक प्रश्न किसी का देख रहा था कि हम जब कुछ लिखते हैं कहीं पे कि ये गुजरात में होने जा रहा है तो नीचे सीधे आता है कि ये सब गुजरात में ही क्यों जा रहा है? क्या और कोई राज्य नहीं है गुजरात के अलावा देश में? तो लोगों को यहाँ के देखना चाहिए, यहाँ के लोग कितने वेलकमिंग हैं, कितने एंटरप्राइजिंग हैं। अगर कोई योजना, कोई इंडस्ट्री कहीं पे अनाउंस होती है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं इसका विरोध कैसे करूं, कौन से प्लाकार्ड लिखूं। नमस्कार। एक ऐसे विषय पे बात करनी है जिसके बारे में आप किसी आम या किसी खास किसी भी इंसान को जाकर पूछिए तो उसका ओपिनियन, उसकी राय 2 अंतिमों में बटी हुई दिखेगी आपको। धोलेरा के बारे में आप किसी को भी जाकर पूछिए तो आपको वो 2 अंतिम क्या होते हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। या तो कोई बताएंगे कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, कुछ हो भी नहीं सकता, और कोई बताएगा कि नहीं, यही है जो भारत की ग्रोथ स्टोरी लिखेगा। इसके बीच में क्या हो रहा है, अभी धोलेरा में क्या चल रहा है, सबके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ GAP ग्रुप से डॉक्टर गोपाल गोस्वामी जुड़े हैं। आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले मुझे ये समझना है कि धोलेरा सुनते ही, अगर मैं YouTube पे लिखती हूँ, मैं गूगल पे लिखती हूँ, कुछ भी जब धोलेरा लिखती हूँ तो बहुत सारी हाउसिंग स्कीम आती है, बहुत सारे प्लॉट्स आते हैं। हमने एक स्टोरी की थी बीच में जिसमें हमने लिखा था कि धोलेरा 10,000 करोड़ का स्कैम हो गया क्या लोगों के साथ, और फिर लोगों ने बहुत विस्तार से जाना कि धोलेरा के नाम पे क्या क्या हो रहा है। तो इन सब को जानने से पहले मुझे ये जानना है कि धोलेरा क्या है? क्या ये एक फेल्ड प्रोजेक्ट है या फिर वो हमारे फ्यूचर का ताइवान है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं? व्हाट इज धोलेरा आपके दृष्टि से? देवांशी जी, बहुत अच्छा एक प्रश्न है, और आपने जो स्टोरी की थी उसके बाद लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये फ्रॉड है या फिर कुछ वहाँ पे धरती पे कुछ अच्छा हो रहा है। अगर आज भी आप सर्च करते हैं तो सबसे पहले धोलेरा के बारे में जो न्यूज आती है वो 2700 करोड़ का फ्रॉड। और धोलेरा के बारे में, वहाँ की बहुत सारी पॉन्जी स्कीम्स के बारे में, या फिर जैसे आपने कहा कि वो बहुत सारी स्कीम्स आती हैं प्लॉटिंग की और दुनिया भर का आपको, और उसके बाद उसका जो एडवर्टीजमेंट है वो आपकी टाइमलाइन पे आने लगते हैं। तो ये पिछले 10 वर्षों में कम से कम ये खूब सारा धंधा हुआ है, और धोलेरा का जो एक ग्रोथ स्टोरी है वो एक्चुअली एक उसका ब्लैक शिप जैसा लोगों ने उसको बना दिया है कि धोलेरा के नाम पे फ्रॉड ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा लोगों के दिमाग में चला गया। एक्चुअली देखा जाए तो फ्रॉड जो हुए हैं उसमें मल्टीपल रजिस्ट्रेशन को हम फ्रॉड कह सकते हैं।
दूसरा एक फ्रॉड ये होता है कि जब आपके पास लैंड ही नहीं हो और आपने किसी उसको बेच दिया, उसकी रजिस्ट्री कर दी हो। यहाँ कुछ अलग चीजें हुई हैं। यहाँ पे कुछ ये घटनाएं भी हुई हैं, कुछ ये हुआ कि जो मतलब जो जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा था वो ये है कि धोलेरा के नाम पे, धोलेरा SIR, धोलेरा स्मार्ट सिटी के नाम पे कोई एब्स्ट्रैक्ट कहीं दूर बैठा हुआ जो एक जिसने अपनी छोटी छोटी पूंजी इकट्ठा करके रखी किसी व्यक्ति ने, वो ये समझता है कि मैं स्मार्ट सिटी में 5 लाख 8 लाख में एक मुझे प्लॉट मिल रहा है, जो कि वो एडवर्टीजमेंट आपको बताते हैं लुभावने, तो वो रोक नहीं पाता अपने आप को। वो अपने जीवन की पूरी पूंजी जो है वो बोल देता है ठीक है मेरे लिए दे दो। हाँ। और वहां लिखा है कि धोलेरा स्मार्ट सिटी में आपका प्लॉट, आपका घर, और उस लुभावने उस विज्ञापन के वो चक्कर में आ जाता है बेचारा और उसमें फंस जाता है। टेक्निकली देखेंगे ना तो वो वैसे फ्रॉड नहीं है, कुछ लोगों ने किए हैं बट वो फ्रॉड नहीं है, क्योंकि वो गांव के अंदर धोलेरा से 40-50 किलोमीटर दूर धोलेरा SIR के बाहर में उसने कहीं गांव में कोई स्कीम बनाई है, वहां पे उसने उसका जो डेवलपमेंट प्लान है वो भी पास करवाया है, और उसके बाद वो आपको प्लॉट बेच रहा है, उसकी रजिस्ट्री भी हो रही है। वर्चुअली एक्चुअली देखा जाए तो वो फ्रॉड वैसे नहीं है। हाँ। बट क्योंकि आपने वो प्लॉट जो है ना धोलेरा से 60 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर धोलेरा SIR के 22 गांवों के बाहर बेचा है, और बेचा है धोलेरा स्मार्ट सिटी के नाम पे, तो इसको फ्रॉड कहेंगे या नहीं कहेंगे? आस्की मतलब एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो उसे फ्रॉड मानता है कि आप गलत प्रचार करके नहीं बेच सकते जी। तो ये एक घटना है उधर की, और ये नेगेटिविटी से ही हमने शुरू किया है, लेकिन धोलेरा के बारे में बहुत कुछ अच्छा है। धोलेरा नहीं, इसीलिए मेरा ये सवाल था कि धोलेरा क्या है? वो एक मुंगेरी लाल का हसीन सपना है जो कभी पूरा नहीं होने वाला, या फिर कुछ है वहाँ पे जो उसे बहुत अलग बना रहा है बाकी देश से? ये जो एक लोगों के मन में शंका उत्पन्न हुई कि धोलेरा क्या है, क्या हो रहा है, होगा क्या, बहुत टाइम चला गया है, तो ये सब का एक टाइमलाइन अगर देखेंगे तो 2009 में जब ये पहली बार कंसीव हुआ था प्रोजेक्ट धोलेरा SIR एक्ट बना। एक्ट बनाने में, एक्ट को कंस्टिट्यूट करने में, उसमें बहुत फ्रेम करने में समय लगता है। उसके बाद फिर जब आपने उस गाँव को इंक्लूड करना है, कितना एरिया को SIR के अंदर लेना है, उसकी मैपिंग करनी है, उसको नापना है, उसकी जोनिंग करनी है, फिर भी वो रिकॉर्ड टाइम में हुआ। तो 5 साल के अंदर एक्ट बनाने से लेके वो जमीन का पूरा मेजरमेंट से लेके और उसका जोनिंग, ये सारा 5 वर्षों के अंदर हुआ। 2014 के मिड में लगभग उस समय वो उसका ड्राफ्ट टाउन प्लानिंग पब्लिश हुआ। तो जब ड्राफ्ट टाउन प्लानिंग हुई, उसके बाद में एक कंपनी उन्होंने बनाई जो स्पेशल जो एरिया के लिए गवर्निंग बॉडी है, धोलेरा सिटी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उसके अंदर में वो ये पूरे धोलेरा SIR को गवर्न करता है। उसके बाद फिर उन्होंने एक एक्टिवेशन जोन कार्व किया उसमें से। अब आप समझिए कि पूरे गांव में या 28 गांव में से उनमें से जगह इकट्ठा करके एक खार पाट का एरिया को बड़ा एक नंबर बनाना बहुत माइंडफुली सोचा है। सबसे पहले पेपर पे काम बहुत हुआ, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ। आप देखिए धोलेरा में कभी कोई एजिटेशन नहीं हुआ, कोई लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो बहुत थॉट आउट था। आपने गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक बड़ा खराबा, यानी कि जो खार लैंड है, वेस्ट लैंड है, वहां पे एग्रीगेट किया पूरे जगह को, और वहां पे जो गवर्नमेंट की सारी लैंड्स थी उनमें और कुछ कंसोलिडेट करके एक एरिया कार्व किया और उसको एक्टिवेशन जोन बनाया और उसका डेवलपमेंट शुरू कर दिया। तो कोई भी प्राइवेट पार्टी अफेक्टेड नहीं है, तो कोई आपको रेसिस्टेंस भी नहीं आएगा, घर्षण नहीं होगा, और वो काम आगे चल पड़ा। 2016-17 के आसपास में उसकी टेंडर की प्रोसेस भी, आप जानते हैं टेंडर बनाना भी एक बड़ा काम होता है। कि आपको 72 किलोमीटर 72 किलोमीटर्स के रोड्स बनाने हैं। उस रोड्स के अंदर में आपको सारी फैसिलिटीज वो फ्यूचरिस्टिक होनी है, पूरी वर्ल्ड क्लास। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है, जहाँ से बरसाती पानी का निकाल होता है, उसके बगल में सीवर की लाइन, उसके बगल में जो एफ्लुएंट निकलता है उसकी लाइन, उसके बाद रिवर्स में पोर्टेबल पानी की लाइन, दूसरी जो STP से रिवर्स आती है जो आपको यूज करने के लिए आपकी खेती में या यूज करने के लिए जो पानी आता है उसकी लाइन, इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स, उसमें ICT के कंड्यूट्स, सारी चीजें उन्होंने उसमें प्लान की और वो बिछा दी है। वो बिछा दी, वो पूरा कंप्लीटेड है नेटवर्क।
आज 72 किलोमीटर का जो रोड नेटवर्क है, वन वे नहीं कह रहा हूं मैं, टू वे नहीं कह रहा हूं, वन वे, यानी कि अगर लेंथ अगर करेंगे तो 72 किलोमीटर का एक रोड नेटवर्क विद दीज कंप्लायंसेस, आपको जो मैंने बताया जो एमिनिटीज के साथ में है, वहां पे 20 MLD का CETP आज की तारीख में फंक्शनल है। अच्छा। जनरली भारत में क्या होता है, बहुत कम ऐसे शहर है जहाँ पे CETP होते ही नहीं है। यानी कि पहले CETP, पहले आपने अपना एक गांव में कहीं पे एक इंडस्ट्री लगा ली, फिर उसके बगल में दूसरी इंडस्ट्री आ गई, रोड नहीं है, वो अपना रोड बनाएगा, CETP तो कहाँ से होना है। यहाँ CETP पहले से ही है, यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पहले से ही है, यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहले से ही है। इतनी सारी व्यवस्थाएं आज लगभग 2020 से वहां पे इंटैक्ट हैं। यानी कि 2020 से आपके पास 25 स्क्वायर किलोमीटर का ऐसा एरिया इंटैक्ट रेडी है जहां आप प्लग इन प्ले, यानी कि आप अगर कल से इंडस्ट्री लगाना शुरू करना चाहेंगे तो आपके प्लॉट की बाउंड्री पे, बैटरी लिमिट पे पानी का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, सीवर का कनेक्शन है, ड्रेनेज का कनेक्शन है, आपके पास ETP का कनेक्शन है। तो ऐसा कोई भी शहर भारत में अभी तक नहीं बना जो इतना प्लानिंग के साथ इतना बना प्लानिंग करके। वहाँ क्योंकि इवन अहमदाबाद में क्या होता है कि पहले लोग जाते हैं बसने के लिए और फिर गटर आती है, फिर एक रास्ता बनता है, फिर याद आता है करे गैस की लाइन बाकी रहेगी, तो फिर खुदाई होती है, फिर गैस लाइन आती है, सब कुछ हो जाने के बाद किसी को अरे इंटरनेट का कनेक्शन तो रह गया, तो फिर से वो रास्ता खोद देते। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला। तो ये बात जो मूल कोई प्रश्न था कि इतना समय लगा, तो आज हम देखते हैं अहमदाबाद आज भी बन रहा है। हाँ। तो सिटी बन गया ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता, धुलेरा कब आएगा, कब बनेगा, अराइव्ड और नॉट अराइव्ड, तो वो तो कभी नहीं होगा। आज हम बड़ी सिटीज की बात करें, दिल्ली आज भी बस रहा है, बन रहा है, अहमदाबाद आज भी बस रहा है, वो भी बढ़ रहा है, बन रहा है। ये नेवर एंडिंग, ये 500, 1000, 2000 साल पुराने शहर हैं, वो बन रहे हैं, आज भी बन रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कब बन जाएगा या कितना बन गया है। हाँ, पिछले 3 वर्षों में उसका बहुत तेजी से इम्पेटस आया है जब से वहाँ पे सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री आई है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का उनका एक JV है ताइवान की कंपनी के साथ में, जो सेमीकंडक्टर की लीडिंग कंपनी है वर्ल्ड में, और वो दोनों TSMC, वो दोनों ने मिलके 92,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक सिंगल पॉइंट पे है। अब आप सोचिए 92,000 का इन्वेस्टमेंट टाटा का है, उनके वहां 200 से ज्यादा उनकी सप्लायर वेंडर कंपनीज आ रही हैं जो अपने प्लांट लगाएंगी वहां पे। अभी आप सोचिए कि 500 करोड़ का भी एक का इन्वेस्टमेंट होगा तो 1 लाख करोड़ तो ये हो जाता है। Exactly. एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट होगा। आज वहां पे लगभग टाटा के अंदर 7,000 से 8,000 लोग काम कर रहे हैं आज की तारीख में, वहां पे काम कर रहा है। इतना कंस्ट्रक्शन वर्कर से लेके उनके इंजीनियर से लेके स्किल्ड जो एम्प्लॉयमेंट है अपना सेमीकंडक्टर का, वो सारे लोग वहाँ पे। उसके बगल में रिन्यू करके एक सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 7,000 लोग उसके यहाँ काम कर रहे हैं, और 4-5 हज़ार लोग और आएंगे जब वो उसका नया एक्सपेंशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो धुलेरा में आज की तारीख में लगभग 15 से 20 हज़ार लोग तो बाहर से आके काम कर रहे हैं। और ये लोग रहते कहाँ हैं? रहने का ही वहाँ सबसे बड़ा इशू है, और हमारा काम वही है फॉर्चुनेटली। और हम लोग अभी वहाँ पे हाउसिंग बना रहे हैं। ये लोग अभी कोई भावनगर से आता है 1.5 घंटा ट्रैवल करके, कोई धोलका से, कोई धंधुका से, कुछ लोग अहमदाबाद से भी जाते होंगे, कुछ लोग धुलेरा गांव में भी रह रहे हैं, आसपास के गांव में भी रह रहे हैं, लेकिन वो वहाँ का भाड़ा बहुत एक्सोबरेंट है। तो कंपनीज है तो वो दे पा रही हैं, वरना इंडिविजुअली भाड़ा देने की, क्योंकि डिमांड सप्लाई के सामने होता है। भाड़ा बढ़ना मतलब आपकी सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो भाड़ा बढ़ जाएगा जी। तो गांव के लोग तो वैसे भी अच्छा कमा रहे हैं। गांव के लोग, लोकल लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छा है, वो लोगों को वहाँ पे बिजनेस काफ़ी मिल गया है। जितनी वहाँ डेवलपमेंट की, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ उनका वो लोग सहभागी होते हैं। किसी ने कोई क्रशर से माल देता है, कोई रेती का काम करता है, कोई खुदाई का उनकी मशीनें लगा ली हैं, कुछ लोगों ने कंक्रीट के प्लांट लगा लिए हैं। तो इस तरह से कुछ लोग, होटल जो रेस्टोरेंट हैं उनके वहाँ खासी भीड़ रहती है। तो कुल मिला के वो आसपास के सारे गाँव की इकोनॉमी जो है वो बूस्ट हुई है। ज़मीन के भाव बढ़े हैं खूब सारे, तो उससे भी वहाँ के लोकल लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। जो एक ज़माने में कर्ज मतलब अभिशाप माना जाता था, वो आज उनके लिए वरदान साबित हो गया है। तो धुलेरा प्रोग्रेस कर रहा है, और अभी आगे ऐसा है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे फ्यूचर टेक इंडस्ट्रीज, और उसमें भी अभी डेटा सेंटर्स
का बड़ा इनफ्लो धोलेरा में एक्सपेक्टेड है। अच्छा। जी, तो ऐसा ग्रेप वाइन है कि अप टू ए ट्यून ऑफ 15 गीगावाट वहाँ पे डेटा सेंटर्स आ रहे हैं। ओह, तो वो एक बहुत बड़ा, एक मतलब लगिए समझिए तो आप मोटा मोटा 15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। धोलेरा में इन्वेस्टमेंट बहुत सारे तरीके से हो रहे हैं, जैसे ये अगर मेटा कुछ कर रहा है या फिर माइक्रोन कुछ कर रहा है, टाटा कुछ कर रहा है, तो वो बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़ी कंपनियां आकर बहुत पैसा लगा रही है। और वो हम हर रोज़ खबरों में सुनते हैं कि किसी ने इतने लाख करोड़ का वहाँ पे धोलेरा में इन्वेस्टमेंट हुआ। बहुत सारे देश के प्रतिनिधि वहाँ पे आते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ आकर देखता है। बाकी इन्वेस्टमेंट जो आम लोगों के बीच में चर्चा में होता है वो है उन वहाँ के रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट। तो आम लोग वहाँ पे सोचते हैं कि हमने वहाँ पे प्लॉट ले लिया तो 5 साल में हमारे पैसे डबल हो जाएगा, ऐसी सोच या मानसिकता के साथ लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन धोलेरा में कहाँ इन्वेस्टमेंट, मतलब कौन सी जगह पे? धोलेरा बहुत बड़ा शब्द है। हम जब SIR बोलते हैं, क्योंकि अगर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी चेतावनी लिखी है जी, कि धोलेरा के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है, तो धोलेरा के नाम पे कुछ भी मत खरीदिए। तो कैसे कोई खरीदे वहाँ पे? आम एक इंसान, एक मिडिल क्लास जो मुंबई में बैठा है, दिल्ली में बैठा है, बेंगलोर में बैठा है, वहाँ पे वो नहीं ले सकता। 50 लाख में भी कुछ नहीं मिलता वहाँ पे। तो वो सोचता है कि एक ज़मीन का टुकड़ा मैं धोलेरा में लूँगा, और शायद वो रिटायरमेंट प्लान बना रहा हो या फिर इन्वेस्टमेंट कुछ भी कर रहा हो, वो कहाँ पे इन्वेस्ट करे? इसमें देवांशी जी धोलेरा को पहले समझना होगा। तो 920 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया है जो धोलेरा SIR के नाम पे कार्व्ड है। उसकी एक बाउंड्री है, उसके अंदर 22 गांव आते हैं। अभी धोलेरा में 50% जगह जो हुई वो डेवलप होगी और 50% जो है वो ग्रीन जोन या अलग अलग जोनों के नाम पे वो खुला रहेगा। ये उनका जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से। इसमें से जैसे मैंने आपको बताया कि 22.5 स्क्वायर किलोमीटर अभी वहाँ पे, जिसको एक्टिवेशन जोन कहते हैं, वो 2 TPs हैं उसमें, वो रेडी है। ओके। लेकिन उसमें महदंश जो उसका पोर्शन है वो गवर्नमेंट का है। उसमें बहुत कम जगह ऐसी है जो प्राइवेट लोगों के पास में है। तो वहाँ पे वो बहुत एक्सपेंसिव प्रीपोजिशन बन जाता है, क्योंकि आपके पास प्राइवेटली आपको बेचने के लिए, आप डेवलप करने के लिए बहुत कम जगह है, तो आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अभी गवर्नमेंट ने दूसरी 11 TPs जो हैं, उन जो डेवलप हो गया उसके अलावा, उसको फाइनल कर दिया। ओके। तो वो जो अभी आप एक्सप्रेसवे देख रहे हैं उसके दोनों तरफ ये TPs फाइनल हो गई हैं। अब उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट अभी उस पर काम कर रही है वहाँ पे, और वो जल्दी वो भी शुरू हो जाएगा। तो मोस्टली अगर आप देखेंगे तो जो टाउन प्लानिंग एरिया है एक्टिवेशन जोन का, वहीं केवल रेरा आपको मिलेगा। ओके। क्योंकि आपके पास लैंड का पोजीशन ही वहीं पे है। दूसरी जगह जो अभी TP फाइनल हुई है वहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है, आप कुछ बना नहीं पाओगे। जहाँ एक्सेसिबल भी है तो वहाँ रोड, मतलब आपके पास हो सकता है कि आपका फाइनल प्लॉट कहीं और मिला हो आपको, तो वो एक इशू रहेगा। जब तक सबके पोजीशन नहीं होंगे तब तक वहाँ पे आप कुछ डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो रेरा केवल और केवल उस एक्टिवेशन जोन के अंदर ही आ सकता है। मतलब 2 TP में ही मिलता है? 2 TP में ही अभी रेरा मिलता है। ओके। फॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट रेरा के, क्योंकि हम शुरू से हम 2014 से वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमारे वहाँ पे प्रोजेक्ट हैं और हमारा उसमें रेरा, पहला रेरा लाने वाले हम लोग थे। वो रेजिडेंशियल हो या इंडस्ट्रियल हो, वो दोनों में पहला रेरा हमारा। अभी जो बिल्डिंग है उसमें भी हम लोग रेरा लेके आए हैं, जो हमारे स्टूडियो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। तो वो लोग जो खरीद रहे हैं उनको पहले ये देखना चाहिए कि वो रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं, वरना वो प्लॉटिंग पॉसिबल नहीं है। उसका प्लान पास नहीं होगा, उसका रेरा नहीं आएगा। तो वो काफी सारे लोग क्या करते हैं कि एक लैंड को टुकड़ों में करके कई सारे लोगों को बेच देते हैं, और उसमें रेरा की जरूरत नहीं है ऐसा बता देते हैं। कुछ लोग तो हम लोग क्योंकि वहाँ पे हैं तो हमारे पास कई लोग आते हैं, वो पूछते हैं कि धोलेरा में तो हमने सुना रेरा तो होता ही नहीं है वहाँ। प्लॉटिंग में रेरा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। ओके। हाँ, तो वो कोई भी लोग कुछ भी बता देते हैं कि भाई वहाँ रेरा नहीं है, क्योंकि वो बाहर में काम कर रहे होते हैं। वो जहाँ खेतों में है, वो SIR के बाहर है, वहाँ रेरा नहीं है, क्योंकि वो ग्राम पंचायत की जमीन आती है, उस एरिया उनके परव्यू में आता है। पर अगर वो SIR में है तो उसको रेरा कंपलसरी होगा। और अभी मिलेगा नहीं वो, क्योंकि वो लैंड का पोजीशन नहीं होगा उसके पास में, वहाँ आपके पास में सुविधा नहीं होगी, फाइनल प्लॉट डिसाइडेड नहीं है। डिसाइडेड है भी तो पोजीशन नहीं है, क्योंकि जब पोजीशन, जब वहाँ पे रोड रास्ते बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तभी पोजीशन की नौबत आ पाएगी।
तो गवर्नमेंट सारा प्लान करके फिर पोजीशन दे रही है वहाँ बिल्कुल। पे। ओके। अगर हमारा किसी के साथ अच्छा। अगर कहीं डेवलपमेंट एरिया में है, यानी कि मेन रोड जा रही है जहाँ ऑलरेडी डेवलप हो गई, उसके बगल में आता है, और कोई आपस में आप जानते हो किसका पोजीशन आपकी फाइनल प्लॉट का है, तो वो आप एक्सचेंज से कर सकते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट कोई माइंड नहीं करती, वो पॉसिबल है। बट ये बहुत ज्यादा ऐसा काम नहीं हो पा रहा है ऐसा। और वो ज्यादातर होता है तो वो भी बिल्डर्स के बीच में होता है, बिल्कुल। आम लोग वहाँ पे नहीं ऐसे खरीद सकते। नहीं कर तो पाते। मतलब मैं जो समझती हूँ या फिर सुनती हूँ या एडवर्टाइजमेंट जो देखती हूँ, और मैंने जैसे एकदम शुरुआत में बताया कि धोलेरा सर्च करते ही कोई बोलता है कि एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर दूर है या फिर यहाँ से इतना नज़दीक है, तो वहाँ पे मतलब कौन सी टीपी लगती है तो फिर? नहीं, एयरपोर्ट जो है वो धोलेरा से काफी दूर है। ओके। और वो आउटसाइड ऑफ SIR है। अच्छा। एयरपोर्ट के पास ऐसा कोई जोन नहीं है। एयरपोर्ट की इंडिपेंडेंट एंट्री है जो एक्सप्रेसवे से उतरती है और सीधे एयरपोर्ट के अंदर जाती है, यानी कि उसमें कोई एग्जिट भी नहीं है। तो उसके आसपास प्राइवेटली भी डेवलपमेंट के लिए बड़ा कठिन होगा। हो सकता है अगर होगा भी तो वो कुछ और रूट से आके 12-15 किलोमीटर घूम के उनको आना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि एयरपोर्ट पहले क्या था, जहाँ एयरपोर्ट बन रहा था वहाँ आप किसी मेकशिफ्ट एक रास्ते से जा रहे थे। अब क्या है, अब सीधे आपको एक्सेस मिल गई है, आप 3 मिनट में एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट पे पहुंच जा रहे हैं। और पहले क्या होता था कि आपको यहाँ से आधा पौना घंटा लगता था पहुंचने में वहाँ। अब आपको, क्योंकि एक्सप्रेसवे से एग्जिट केवल एक है, वो सीधे जा रही है, तो आपको वो पिपली वाला जो रोड है वहाँ से उतरना पड़ेगा, पिपली वाले रोड से अंदर जाके फिर वो पुराने रास्ते से होके, जहाँ भी आपका अगर आपने गलती से कहीं पर कुछ लिया है, उसके आसपास भी काफ़ी सारी स्कीम लोगों ने की हैं। हाँ, क्योंकि मैं बहुत सारी एरो सिटी देख रही हूँ वहाँ पे। बट ऐसा, और वो ये भी कहीं पे बोलते हैं लोग कि वो एयरपोर्ट जोन है या ओपन फ्री जोन है। ऐसा कोई जोनिंग नहीं है। वो जोनिंग जो भी है SIR के अंदर है। उसमें इंडस्ट्रियल जोन है, उसमें रेजिडेंशियल है, उसमें सिटी सेंटर हैं, हाई एक्सेस कॉरिडोर हैं, उसमें IT और नॉलेज सेंटर है। इस तरह से उसकी जोनिंग है। इवन रिक्रिएशन जोन्स हैं, ग्रीन जोन यानी कि एग्रीकल्चरल जोन है। ये सारे जोन्स हैं, वो SIR के अंदर है। SIR के बाहर में कोई जोनिंग नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है कि हमने यहाँ पे SIR धोलेरा के नाम पे वो एयरपोर्ट जोन या बफर जोन या ऐसा कुछ नहीं है। तो हमको एक बार जिनको भी इन्वेस्टमेंट करना है उसको ध्यान रख के ये करना चाहिए कि आप रेरा हो आपके पास में, यानी कि आप पूछें उनसे कि रेरा सर्टिफिकेट आपका जो प्रोजेक्ट है उसका है कि नहीं है, और उसके बाद वहाँ पे काम करें। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि वो फॉर एन एग्जांपल इवन वो धोलेरा SIR में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ROI क्या है, क्या मिलेगा उनको? क्योंकि इंडस्ट्रीज तो बहुत सारी आ रही है, अभी कुछ बना है वहाँ पे, क्या हो रहा है और उनको ROI कैसे मिलेगा? देखिए, वहाँ पे धोलेरा का एक बड़ा जो अभी चैलेंज है वो है वहाँ पे डिमांड जो हाउसिंग की है वो नहीं है हमारे पास, हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि टाइमली प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए। तो जैसे वहाँ पे 1 या 2 लोग हैं जो वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं या जिन्होंने घर बनाए हैं। तो हम स्टूडियो अपार्टमेंट्स अभी बना रहे हैं। वो भी टारगेट है कि जो बाहर से एक्सपर्ट आएंगे, तो वो आकार करके हमारा एक प्रोजेक्ट है जहाँ 250 स्टूडियो अपार्टमेंट हम लोग बना रहे हैं। तो वो रेरा अप्रूव्ड है और वहाँ पे वो SIR के अंदर है, एक्टिवेशन जोन के अंदर है। और जो टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट है उसके पास में जो रेजिडेंशियल जोन है उसके पास में, रेजिडेंशियल जोन के अंदर है। हमारे जो ये प्रोजेक्ट है उससे लगभग 2 किलोमीटर के आसपास में इंटरनेशनल IB स्कूल सरकार बना रही है। अच्छा। 200 बेड का हॉस्पिटल अभी 6 महीने गवर्नमेंट बना रही है। फायर स्टेशन वहाँ पे बन गया है और पब्लिक गार्डन्स बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट वहाँ पे कर रही है। उसके अलावा हम लोग एक्टिवेशन जोन के अंदर हमने गवर्नमेंट से एक उसका मिक्स यूज पर्पज का एक लैंड बाय किया था। तो वो लगभग 11 एकड़ का प्लॉट है। उसमें हम 1000 स्टूडियो अपार्टमेंट्स उसकी कंस्ट्रक्शन उसका शुरू किया हमने। 1000 घर बना रहे हैं जी। पे। तो आप कुल मतलब वहाँ पे टोटल कितने घर बना रहे हैं? हम अगले 3 साल में 2000 एकोमोडेशन देंगे वहाँ पे। उसके अलावा हम एक कोवर्किंग स्पेस, एक फूड कोर्ट और एक वहाँ पे मीटिंग्स रूम, छोटे छोटे मीटिंग के लिए जो है वहाँ पे अभी कोई सुविधाएं नहीं है, वो सब हम बना के अभी दे रहे हैं। ओके। तो अगर मैं यहाँ से धोलेरा को समझना चाहूँ तो ये क्या एक पूरी इकोसिस्टम बन रही है? क्योंकि मैंने बीच में देखा था कि
जैसे कोई भी कंपनी आती है तो उनको कौशल वाले लोग चाहिए काम करने के लिए, तो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ के लिए वहाँ पे आईटीआई है, फिर वहाँ पे सेमीकंडक्टर का यूनिट है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो सोलार है। तो ये पूरी इकोसिस्टम में अभी कौन-सी कड़ी है, मतलब कितनी कड़ी बन चुकी है, और ये जब पूरी माला बन के तैयार होगी तो वो कैसी लगेगी? आप अगर हम जी समझा सकें तो। स्किल डेवलपमेंट की आपने बात की, तो ये जो सेमीकंडक्टर का प्लांट है, उसमें हाईली स्किल्ड लोग उसको काम चाहिए। कर सकते हैं। उसमें वो स्पेशल स्किल्ड बोल सकते हैं, हाई स्किल की जगह उसको। हाँ। टाटा के बहुत सारे इंजीनियर अभी ताइवान में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ओह! हमारी टीम धोलेरा अथॉरिटी और टाटा के साथ में वहाँ गई। उन्होंने उनका रहन-सहन कैसे रहते हैं, उनको क्या फूड चाहिए, किस तरह का एकोमोडेशन वो करते हैं, वो सारा हम लोग वहाँ जाके समझ के आए और उसके हिसाब से हम लोग यहाँ उनके लिए एकोमोडेशन तैयार कर रहे हैं। अब धोलेरा में जो बना है, अभी धोलेरा में 300 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट टाटा बना चुका है, वो बहुत पहले से, और अभी वो पावर एक्विजिशन चल रहा है। मैंने जैसे आपको बताया सीईटीपी वहाँ पे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, आईबी का स्कूल बन रहा है, 200 बेड का एक हॉस्पिटल बन रहा है, उसके साथ में फायर स्टेशन बन गया है, बस स्टॉप है वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे 22 ओवरहेड टैंक हैं, 10 से 15 लाख लीटर से 15 से 20 लाख लीटर के, जो अनइरप्टेड पानी आपको नर्मदा जी का वहाँ पे मिलता है। हाँ, मेरा वही सवाल था, धुलेरा में पानी कहाँ से आएगा? नर्मदा का पानी है अच्छा। जी। और वहाँ वो लाइन बिछ गई है यस और वहाँ यस, पे पानी। आपके प्लॉट पे पानी है, ओह! अनइरप्टेड वाटर सप्लाई है। और अभी जो हो रहा है आगे, उसमें अभी गवर्नमेंट के पास में काफ़ी सारी वहाँ पे जो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, क्योंकि पावर बहुत कंज्यूम होगा, तो धोलेरा में लगभग 10 गीगावाट का पावर मतलब जनरेट हो सके, इतना सोलर के लिए जगह, उससे भी ज़्यादा जगह है। तो धोलेरा खुद अपना पावर प्रोड्यूस कर सकता है, ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि आगे आने वाले समय में उनके डेटा सेंटर्स या सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए आवश्यकता होगी। और बैक एंड में आप देखेंगे तो और भी एक होटल भी बन रहा है वहाँ पे, कुछ एक और दूसरे डेवलपर हैं, उन्होंने भी कुछ घर बनाए हैं। तो इस तरह से अब सारे लोग आने लगे हैं। अभी पिछले 15 दिनों में ही अहमदाबाद से जितने बड़े डेवलपर हैं, जो बड़े बिग शॉट्स हैं अहमदाबाद के, वो सारे शिवालिक से लेके, वीनस से लेके, कोयल, सब लोग धोलेरा आ रहे हैं अभी, क्योंकि धोलेरा का मोमेंटम उनको दिख रहा है, उनको डिमांड और सप्लाई का गैप ध्यान में आ रहा है। तो अगला आप समझिए कि अगले 2 से 5 साल के अंदर में वहाँ कम से कम 50,000 लोग होंगे। 2 से 5 साल में, क्योंकि आज नहीं है वहाँ पे। अगर आज मैं जाऊँ धोलेरा तो मुझे क्या दिखता है वहाँ पे? आज आप धोलेरा, आज आपको लगेगा कि हम किसी इंडस्ट्रियल सिटी में आए हैं। अच्छा, वो उतना रेडी है। आप शाम को अगर वहाँ जब छुट्टी होती है तब जाएंगे तो आपको रोड पे आपकी गाड़ी को धीरे धीरे चलना पड़ेगा। अच्छा। हाँ। तो इतने लोग ऑलरेडी वहाँ पे है, लेकिन उनके लिए एकोमोडेशन एक भी रेडी नहीं है अभी तक। एकोमोडेशन कुछ भी रेडी नहीं है, अब तैयार हो रहा है। फर्स्ट कब रिलीज होगा, मतलब आप जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, आप कब पोजीशन देने वाले हैं? नवंबर तक में हम लगभग 150 स्टूडियो अपार्टमेंट दे देंगे, जो एकदम 4 स्टार फैसिलिटीज के साथ में, जो एक्सपर्ट्स के लिए है। और उसके बाद 100 जो है हम जून तक दे देंगे, अगले 27 जून तक, और 1000 जो है वो हम 27 दिसंबर तक दे देंगे। इसके साथ हमारा एक 5 स्टार होटल वहाँ पे आ रहा है, इंटरनेशनल होटल आ रहा है। तो अच्छा, इंटरनेशनल होटल चेन भी वहाँ पे आ रही है? जी, मैं नाम अभी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इट इज इन प्रोसेस। हाँ, नहीं, वो हो गया, एग्रीमेंट भी हो गया, बट हम उसको सोच रहे हैं कि हम अच्छे से रिलीज करेंगे, ऑब्वियसली। ठीक से रिलीज करेंगे। वो भी चाहते हैं, सामने वाले वो लोग भी चाहते हैं कि उसको ठीक से थोड़ा लॉन्च किया जाए। उसका डिजाइन वगैरह सब कुछ हम लोग फाइनल कर चुके हैं, और कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस शुरू करेंगे उसकी जल्दी। तो मतलब आप इतने सालों से एक पूरे शहर को बनता हुआ देख रहे हैं। आप जब पहली बार धोलेरा गए थे, आपको क्या दिखा था वहाँ पे? जब हम पहली बार धोलेरा गए थे तो मंदिर से पीछे हम जा नहीं सकते थे। अच्छा, जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पूरा दलदल था, और खारपाट जिसको आप बोलते हैं, सलाइन एरिया पूरा, तो वहाँ जाने की स्थितियाँ नहीं होती। खाली एक रोड मुंडी को जाती थी, एक इधर भीम तालाब को जाती थी। उन 2 रास्ते से आप जहाँ तक जा सकते हैं और जाके वापस आ जाना है। तो आपको इमेजिन करना पड़ता था कि यहाँ कुछ ये नंबर होगा खेत का, वो नंबर होगा। वो तब आया जब हमने सड़कें बनी, वहाँ पे सरकार ने डेवलपमेंट शुरू किया, उसके बाद हमको लोकेशन मिलनी शुरू हुई कि अब इस खेत को यहाँ पे होना चाहिए, तो वैसा गैस कर पाए। आज भी अगर बहुत सारी जगह देखेंगे तो ध्यान में नहीं आता इतनी जल्दी। हाँ, जहाँ पे टिप मतलब फाइनल प्लॉट नहीं है, वहाँ आज भी आज भी नहीं समझ सकते आज। ओके, तो मतलब आप जब गए थे, आपने पूरा एक बैरन लैंड भी नहीं बोल सकते, मतलब आपने इनहैबिटेबल लैंड था वो।
यानी कि वहाँ कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इस जगह पे कभी कोई शहर बसेगा। आज हम वहाँ जाते हैं तो आप अभी अगर शाम को आप जाएंगे तो पूरी रोशनी की चकाचौंध, जैसे जामनगर रिफाइनरी के पास से आप गुजरते हैं, सेम फीलिंग आपको धुलेरा में भी आएगी। उस लेवल का क्वांटम वहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुका है। और वहाँ पे भी कॉलोनी बहुत अच्छी है, वो लोग बहुत अच्छे से रहते हैं इवन रिफाइनरी के अंदर। पर वो पूरा प्राइवेट कंपनी ने डेवलप किया हुआ है। तो जैसे अंदर, मतलब मैंने एक एग्जांपल मुझे समझ में आया आपने जो दिया, तो उस तरीके का पूरा रेप्लिका और उससे कई गुना ज्यादा बड़ा। ये उससे बेटर है, मैं क्यों कहूँगा, क्योंकि जामनगर में आप देखेंगे ना तो रिफाइनरी आपके लेफ्ट साइड में है रोड के हाईवे के, और राइट साइड में उनका अकोमोडेशन है। ऐसे देखा जाए तो ये आइडियल सिचुएशन है कि भाई रिफाइनरी के अंदर थोड़ी आपका घर होना चाहिए। बट ये धुलेरा जो इस तरह से डिजाइन है कि उसको एक सेंट्रलाइज एक पोर्शन है, उसको इंडस्ट्री के लिए आपने जगह दी है। उस इंडस्ट्री एरिया के चारों तरफ आपने रेजिडेंशियल जोन दिया है, तो जहाँ पे काम करते हैं लोग वो उसके घर से वो चल के जा सकते हैं। ऐसी स्थितियां हैं वहाँ न्यूयॉर्क में या फिर सिलिकॉन वैली में। इस तरह की व्यवस्था, मतलब विजन उस सिटी का है। तो आई थिंक दिस विल बी द फर्स्ट प्लांट सिटी इन इंडिया। दिस इज द फर्स्ट प्लांट सिटी, दिस इज द फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। और वहाँ पे कनेक्टिविटी क्या है, क्या चल रहा है अभी? हाँ, ये तो बहुत अच्छा, ये तो बहुत आजकल मीडिया में बहुत बड़ा वो है कि धुलेरा एक्सप्रेसवे, पहले हम जाते थे अहमदाबाद से, एसजी हाईवे से निकलते थे और धुलेरा पहुंचने में 2.5 घंटा लगता था अगर ठीक ठाक है सब तो। अब एसजी हाईवे आप छोड़ते हैं, वहां से 45 मिनट में आप धुलेरा में होते हैं। जो नया एक्सप्रेसवे बना है अहमदाबाद धुलेरा, वो 45 मिनट में आपको वहां पहुंचा देता है। एक अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि एक सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है 6000 करोड़ के आसपास का। उसकी टाइमलाइन 2030 तक की है। वो एक रिवोल्यूशनरी चीज होगी। जो अभी मैंने देखा था उसका करेक्टेड कुछ स्टेटमेंट आया है, वो साबरमती से निकलेगी और धुलेरा जाएगी हाई स्पीड रेल, तो वो अराउंड 30 मिनट में हमको वहां पहुंचा देगी। वाह। तो आप समझिए, आप बॉम्बे से आ रहे हैं बुलेट ट्रेन से, साबरमती में टर्मिनेट होती है, साबरमती से ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है वो धुलेरा जाती है। तो ये गेटवे खोलेगा डेवलपमेंट के लिए। और ये कॉरिडोर जो है वो पूरा उसका अभी एक जो सिंचू का जो कॉरिडोर है ताइवान में, उस तरह का ये एक पूरा डेवलपमेंट यहाँ पे होगा। उसके अलावा आपने सुना होगा कि मैं आपको सूरत की बात में, सूरत में रहा हूँ 35 साल। सूरत में एक छोटा सा खपरेल वाला एयरपोर्ट का मकान था। और वहाँ छोटी सी एयरपट्टी थी। वो मैंने रिसेंट 2007 तक देखा उसको। 2007 में पहली बार एक बड़ा प्लेन उतरा था वहाँ, एयर इंडिया का। अब वो एयरपोर्ट ठीक ठाक हो गया और इंटरनेशनल भी हो गया, वहाँ से 2 फ्लाइट उतरती भी हैं। आज 2020 के बाद हुआ वो। आप बिलीव करेंगे कि एक शहर अभी बसा नहीं है, उसका अपना एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ऑपरेशनल होने जा रहा है। वहाँ पे टेस्ट फ्लाइट लैंड हो चुकी है, धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और वो फुल रनवे के साथ में है, ट्विन रनवे, और उसमें दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट भी उतर सकता है। मतलब इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पे, इतनी बड़ी एयर स्ट्रिप है उसकी। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट से बड़ा या इससे कई गुना बड़ा है। वो 15,000 हेक्टेयर में वो एयरपोर्ट का एरिया है। वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट्स में से एक है। तो ये मतलब आप ऐसा बता रहे हैं कि धुलेरा में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है वो अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से काफी बड़ा है, कई गुना बड़ा है। ओह। और भविष्य में बहुत जल्दी ही ऐसा होगा कि आप धुलेरा उतरेंगे और वहां से 45 मिनट में घर आ जाएंगे। आप अहमदाबाद एयरपोर्ट से उतर के घर जाने में आपको 1 घंटा लगता है, और सेम वे पे आप धुलेरा ऐसे भी आ सकते हैं। तो ये एक मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑल्टरनेटिव भी है अहमदाबाद एयरपोर्ट का। और वहाँ पे कार्गो होगा या फिर पैसेंजर फ्लाइट्स भी आएगी आगे? मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी जी का एक इंटरव्यू, एक स्टेटमेंट देखा था। उन्होंने कहा था कि हम, ये करीब 6 महीने पहले की बात है, 1.5 साल में हम धुलेरा में कमर्शियल एयरक्राफ्ट भी लैंड करवाएंगे। यानी कि दोनों टर्मिनल, कार्गो और कमर्शियल, दोनों 1.5 साल के अंदर में ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो ये इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? आपके पास एयरपोर्ट है, आपके पास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, उसकी कनेक्टिविटी है। जो डीएफसी है, डीएफसी को भीमनाथ से धुलेरा कनेक्शन, अभी उसका काम चल रहा है। अच्छा। तो आप समझिए कि किस लेवल का ये एक शहर को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, और उसकी प्लानिंग के साथ में काम हो रहा है। एक डिसैलिनेशन प्लांट अभी गवर्नमेंट वहां लगाने जा रही है 1000 करोड़ से ऊपर, यानी कि समुद्र के पानी को मीठा करेंगे और उससे जो है वहाँ के जो उद्योग हैं वो चलेंगे। तो लोगों को जनरली धुलेरा में रहता है कि पानी कहाँ से आएगा। तो नर्मदा जी का तो पानी आ ही रहा है,
उसके साथ में डिसल प्लांट भी लगेंगे जो डिसलिनेशन करेंगे वहाँ के समुद्र के पानी को और इंडस्ट्रीज को देंगे उससे। तो बहुत फूल प्रूफ है। और जिस तरह से अभी पूरी दुनिया में संकट चल रहा है, चीन पे कोई भरोसा नहीं करता है, रशिया पे भरोसा नहीं करता है, अमेरिका का कोई भरोसा नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में हम बहुत बेटर प्लेस्ड हैं कि दुनिया की सारी जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं उनको हम होस्ट कर सकें, ऐसी इंडस्ट्रीज को होस्ट कर सकें। और हमारे देश की सरकार भी उस दिशा में काम कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जिस तरह से अभी आपने कल पढ़ा होगा तो गूगल अमेजोन के सीईओ जेफ बेजोस और प्रधानमंत्री जी का एक फोटो था, उन्होंने कुछ $12 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की बात की है। तो अमेजोन तो डेटा सेंटर में ही इन्वेस्ट करेगा, और आपने उनको देखा होगा कतर में उनके डेटा सेंटर को नुकसान हुआ था। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यानी कि गल्फ क्राइसिस हो या चाइना क्राइसिस हो या यूक्रेन रशिया क्राइसिस हो, ये सारी चीज़ें हमारे फेवर में हो रही हैं और धोलेरा उसके लिए बहुत ही बढ़िया से इक्विप्ड है। मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है कि ये यही सब के लिए प्लान करके रखा था क्या पहले से। सिंक्रोनाइज मतलब जैसे अलाइन होता गया सब, जैसे हमारे लिए कुछ हो रहा है सब। जी 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 जी। तो ये हमारे लिए मतलब एक ब्लेसिंग है, आपदा में अवसर है। तो धोलेरा इज पॉइज्ड टू हैपन, और अभी वो हो गया। लोग मुझसे पूछते हैं यार ये धोलेरा कब होगा, मैं कहता हूँ वो हो गया नहीं, वो चला गया है, तुम छोड़ चुके हो, यू ऑलरेडी मिस्ड द बस। मैं ऐसा बोलता हूँ जनरली लोगों को, क्योंकि द काइंड ऑफ अप्रिशिएशन वहाँ पे जो मिल चुका है ऑलरेडी मिल चुका है, बट अभी और बहुत कुछ बाकी है। नहीं, और मुझे लगता है आम लोगों का जब पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो 50 लाख या 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं। रियल एस्टेट डेवलपर जब वहाँ पे इन्वेस्ट किया था तो आपको डर नहीं लगा था कि आप अपने करोड़ों रुपए जब किसी ऐसी लैंड पे लगा रहे हो जो दिख भी नहीं रही आपको? बंसी जी, ये बड़ा मतलब ये इसका मुझे उत्तर दूं या नहीं दूं वो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं देता हूँ कि हमने कोई करोड़ों रुपए तो नहीं लगाए थे। क्योंकि हम धोलेरा क्यों गए? क्योंकि हम करोड़ों नहीं लगा सकते थे। अच्छा, हाँ। तो हमने जब शुरू की थी बहुत ही एकदम मीगर एकदम छोटे अमाउंट से हमने शुरुआत की थी, और अभी हम काम कर रहे हैं। हमने 13 साल हो गए, अभी 13वां साल है और उसमें काम कर रहे हैं। भगवान की कृपा से सब ठीक है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लोकल लोग जो हमारे साथ के काम करने वाले लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। धोलेरा में आपको एक भी पॉइंट नेगेटिव नहीं दिखेगा। अगर आप वहाँ काम कर रहे हैं, लोकल लोगों का सपोर्ट है और वो वेलकम करते हैं आपको। आप उनके साथ अच्छे से, वो भगत वैसे भी सौराष्ट्र का तो आप जानते हैं, और वो बहुत अच्छे लोग हैं। वो बाहर के लोगों को इतना अच्छे से वेलकम कर रहे हैं। नहीं तो हमने सिंगरूर भी देखा है, टाटा नैनो को भाग के यहाँ आना पड़ा था। तो कई जगह ऐसा होता रहता है, हम देखते हैं। नोएडा में भी ऐसी घटनाएं हुई थी, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने सब। तो गुजरात में अभी मैं बीच में एक प्रश्न किसी का देख रहा था कि हम जब कुछ लिखते हैं कहीं पे कि ये गुजरात में होने जा रहा है, तो नीचे सीधे आता है कि ये सब गुजरात में ही क्यों जा रहा है? हाँ। क्या और कोई राज्य नहीं है गुजरात के अलावा देश में? तो लोगों को यहाँ के देखना चाहिए, यहाँ के लोग कितने वेलकमिंग हैं, कितने एंटरप्राइजिंग हैं। अगर कोई योजना, कोई इंडस्ट्री कहीं पे अनाउंस होती है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं इसका विरोध कैसे करूं, कौन से प्लाकार्ड लिखूं। नहीं, ये लोग ये सोचते हैं कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे जुड़ूं, मुझे कैसे फायदा होगा, मैं कैसे इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। वो लोग आ रहे हैं तो हम उनको वेलकम करेंगे, तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे भले के लिए आ रहे हैं। ये सोचने वाला गुजरात कुछ राज्यों में से एक राज्य है। क्यों नहीं आएंगे लोग यहाँ? आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, आपके यहाँ पे क्राइम नहीं है। आपके बच्चे, आपकी बिटिया मेरी बिटिया रात को घर पे यहाँ पे अहमदाबाद में कभी कभी अकेली होती है। सब आपके भी बच्चे छोटे छोटे होंगे, वो भी रहते हैं। सब you feel safe, आप सेफ फील करते हैं। आप रात को 2 बजे 12 बजे भी अगर काम पर से आ रहे हैं तो आपको कोई मन में ऐसा नहीं होता कि कोई फियर नहीं होता है। हाँ, मतलब सूरज ढलने से ही यहाँ पे दिन खत्म नहीं होता। आपका काम खत्म हुआ तब दिन खत्म होता है। तो घंटे ज्यादा हो रहे हैं आपके काम करने के, तो आप कंट्रीब्यूट भी ज्यादा करेंगे तो कमाएंगे भी ज्यादा, काम ज्यादा करेंगे। तो इसके लिए सारे लोग यहाँ आना चाहते हैं। मैं उसको अलग से लेता हूँ। लोग कहते हैं ना कि गुजरात ही क्यों जा रही कंपनियां, मतलब कोई भेज नहीं रहा उन्हें, वो आ रही हैं। इकोसिस्टम आप उनको एक प्लेटर की तरह तैयार दे रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे। गवर्नेंस भी अच्छी है कि आपको सारी चीजें सिंगल विंडो क्लियरेंस से बहुत सपोर्टिव लोग रहते हैं, तो वो सब होता है तो वहाँ लोग जाएंगे। तो गुजरात बाकी लोगों को वो कॉपी करना चाहिए। ये कहना कि आपके वहाँ क्यों जा रहे हैं उसकी जगह ये करना चाहिए। गिफ्ट सिटी को भी बैरन लैंड के रूप में फॉर्म में देखा था।
अभी मैं कुछ पढ़ रही थी कि वहाँ पे 16 करोड़ का, 18 करोड़ का या 12 करोड़ का ऐसे अपार्टमेंट्स बिक रहे हैं। मैं सोच रही थी कि जब बीकेसी में किसी ने वो बैरन लैंड देखी होगी और यहाँ पे जब वो आपने बीकेसी की बैरन लैंड भी देखी है, और अब आप ये देखते हैं गिफ्ट सिटी देखते हैं, गिफ्ट सिटी और धोलेरा, मतलब ये वर्सेस के रूप में, मैं वर्सेस नहीं है, दोनों बहुत अलग है, पर फिर भी मतलब मैं वर्सेस के रूप में इसे कंपेयर करूँ तो कहाँ रिटर्न मिलता है अच्छा? गिफ्ट सिटी क्या है, एक वो देखिए, पहले तो यह है कि दोनों के बीच में कोई पैरेलल्स नहीं है। हाँ, मैंने इसलिए वही बताया कि दोनों बहुत अलग है। ये जो है ये सॉफ्ट फिनटेक है। यहाँ पे आप फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के काम कर सकते हैं। इसका एरिया 500 एकड़ का है, वो 920 स्क्वायर किलोमीटर है। वो मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो मैन्युफैक्चरिंग सिटी है। ये एक मतलब इंटरनेट का प्रोडक्ट जो होता है, टेक्निकल प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर बेस्ड इंडस्ट्री है। तो ये पहले तो इन दोनों के बीच में दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वो आपको सॉलिड मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट की बात है, गिफ्ट सिटी ने काफ़ी पीकिंग देख ली है, क्योंकि वहाँ पे नज़दीक होने से और बड़े बड़े बिल्डरों के आ जाने से वो प्राइसेस बहुत बढ़ गए। आप और इन्वेस्टर जो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहे हैं, तो वो एक काइंड ऑफ मैच्योर हो गया। क्योंकि आप देखिए स्टूडियो अपार्टमेंट 1.25 करोड़ तक पहुंच गया वहाँ। हाँ। उसके सामने आपको भाड़ा 20,000 रुपये मिलता है। धोलेरा में हम 38 लाख में एक जो स्टूडियो अपार्टमेंट दे रहे हैं, हम उसके सामने 25,000 रुपये भाड़ा मिल रहा है। और यहाँ अभी आपके पास में 1.25 करोड़ तक आने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ डिमांड सप्लाई नहीं है। हाँ। अब यहाँ गिफ्ट सिटी में क्या है, अभी सप्लाई एम्पल हो गई है, डिमांड कम हो गई, तो अब वहाँ एप्रिसिएशन भी एक लेवल तक ही जाएगा। धोलेरा में अभी कुछ भी नहीं है, तो जो है उसको एप्रिसिएशन होना है और आपको रिटर्न अच्छे मिलने हैं उसके। वहाँ पे एवरेज क्या प्राइस रहती है, मतलब अपार्टमेंट 1 BHK या स्टूडियो अपार्टमेंट या फिर बना ही नहीं, हम स्टूडियो अपार्टमेंट है, हमने उसकी प्राइस आपको बता रहे हैं कि 38 लाख रुपए है। ओके, तो उसके अलावा कुछ बना ही नहीं है, तो उसकी प्राइस बना ही नहीं है अभी। नहीं, अभी कुछ बना ही नहीं है, या बन रहा है तो उसका अभी हमने बेचा नहीं है, उसको अभी कुछ प्लान नहीं किया ऐसा। तो उसकी जब प्राइसिंग होगी तो वो जो प्लॉट्स मिल रहे हैं धोलेरा में बहुत सस्ते में, वो धोलेरा SIR में एक भी नहीं है? नहीं, वो धोलेरा SIR में नहीं। प्लॉट्स ऐसा नहीं है कि धोलेरा SIR में नहीं थे, हमारी खुद की ग्रीनरा गार्डन विला करके स्कीम है जहाँ पे प्लॉट्स हैं, लेकिन वो अभी काफ़ी अप्रिशिएट हो चुके हैं। वहाँ पे इन्वेस्ट करना मतलब थोड़ा कठिन है अब। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें, 8 लाख में आप प्लॉट धोलेरा में लीजिए, 5 लाख में लीजिए, वो सब धोलेरा के बाहर है। और इनफैक्ट अभी मेरे ध्यान में नहीं है कि रिसेंटली कोई भी प्लॉटिंग की स्कीम धोलेरा में लॉन्च हुई है। ओके, रिसेंट ईयर्स में। वो भी हमारा भी 2018 का, जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ 2018 का है। तो वो मतलब ये हुआ ना कि मंदिर खुलने से पहले इतने सारे लोग वहाँ पे आ गए, तो उन्होंने धोलेरा को गलत तरीके से बहुत बेच दिया। हाँ, उसके पीछे का एक रीजन है। लोग ये कहते हैं कि भाई धोलेरा में इतने साल से कुछ क्यों नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आ रही है, टाटा और रिन्यू के अलावा कोई कुछ क्यों नहीं दिख रहा है। तो उसमें गवर्नमेंट दे नहीं रही किसी को लैंड। ओके, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, हमारे भी हैं, लेकिन उनका एक विजन है कि वहाँ पे फ्यूचर टेक इंडस्ट्री स्केल के चाहिए, इस स्केल के लोग चाहिए, एंकर इन्वेस्टर चाहिए, तो इस लेवल का चाहिए। तो उनको चाहिए तो अभी टाटा के लेवल का दूसरा सेमीकंडक्टर का हो सकता है, अगर कोई माइक्रोन वहाँ आ जाए, हाँ। वो यानी कि फैब इंडस्ट्री लगाए। जैसे माइक्रोन का ये प्लांट है, ये साणंद वाला जो है वो पैकेजिंग यूनिट है। तो सेमीकंडक्टर की 2-3 कैटेगरीज होती हैं। तो फैब यूनिट मतलब एक रिफाइनरी आप समझ लीजिए, जहाँ सिलिका से आपको सेमीकंडक्टर चिप बनेगी। तो उस लेवल की कंपनियां वो लोग देख रहे हैं। वो एविएशन देख रहे हैं। अभी आपने सुना होगा इम्ब्रे और अदानी का एक वो आया, तो वो वहाँ आने जा रहा है। टाटा के चेयरमैन ने जब जो अभी एयरबस के साथ उनका बड़ौदा में जो प्लांट है, उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था यहाँ पे धोलेरा में, जब उन्होंने अपना जब उन्होंने भूमि पूजन किया था, कि हमारा वो प्लांट भी शिफ्ट होके धोलेरा आएगा। तो वो भी यहाँ आने का चांस है। और जैसे मैंने आपको बताया अभी कि अभी जो फोकस है वो डेटा सेंटर, AI डेटा सेंटर्स के ऊपर में है। मतलब बहुत बड़े इंटरनेशनल, बहुत बड़े लोग, बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े स्केल। उसके अलावा जैसे जो उस इकोसिस्टम से रिलेटेड हैं, जैसे वहाँ पे आइनॉक्स एयर का प्लांट लग रहा है ऑलरेडी। वो स्पेशल गैसेज बनाते हैं जो आपको सेमीकंडक्टर में यूज होती है। लिंडे को उन्होंने जगह दी है, तो लिंडे वहाँ अपना गैस का यूनिट लगाएगा। एक जापान का निप्पॉन लॉजिस्टिक है, जो कि सेमीकंडक्टर का लॉजिस्टिक यानी कि उसकी वेयर हाउसिंग काम करता है। मतलब एक सेमीकंडक्टर की पूरी इकोसिस्टम तैयार हो रही है कि यहाँ पे एम्प्लॉय से लेकर सारा मटेरियल, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा।
तो डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर और एविएशन और एआई, ये 4 अभी जो हमको दिख रहे हैं कि वहाँ पे जिसका सेक्टर वहाँ पे आ रहा है। तो वो नहीं चाहते हैं कि अनदर जीआईडीसी बन जाए। एक्चुअली मेरा वही सवाल था कि जब हम इंडस्ट्री ऐसा सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहला आता है कि पॉल्यूटेड एरिया में लोग कैसे रहेंगे। पर धोलेरा 0 पॉल्यूशन बेस्ड, उसमें इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री है ज़्यादा, तो उसमें पॉल्यूशन का कोई भी ऐसा हमको रीज़न नहीं दिखता कि वहाँ पे कुछ पॉल्यूशन हो। वो जो भी है प्रोसेसिंग में केमिकल तो यहाँ भी यूज होंगे, लेकिन वो कंट्रोल्ड होंगे, ऐसा जो इन्वायरमेंट को डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करेंगे। और सीईटीपी वगैरह तो ऑलरेडी रेडी है, और दूसरा समंदर भी बहुत नजदीक है वहाँ से। जी। जब समंदर नजदीक है तो दिमाग में एक और ये भी ख्याल आता है कि जैसे सुनामी जैसा कुछ भी होता है वहाँ पे, या समंदर का कोई खतरा आता है, तो क्या कोई समंदर को रोकने के लिए कोई वॉल जैसा या प्रोटेक्शन वॉल जैसा कुछ वहाँ पे है? आपका इशारा कल्पसर की तरफ है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। अभी पिछले ही महीने प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड के साथ में एक उनका एग्रीमेंट हुआ है जो कल्पसर को डेवलप करेंगे। तो कल्पसर के डेवलप होने के बाद ये सारे प्रश्न जो है वो निरुत्तर हो जाएंगे। एक बड़ा लैंड जो अभी खार लैंड है वो रिक्लेम हो जाएगा, और एक बहुत बड़ा पानी का रिजर्वोयर बनेगा। जो सारी नदियों का पानी समुद्र में बह जाता है हर साल बारिश में, वो पूरा रिजर्वोयर बनेगा। और ये पानी की जो समस्या है, अभी धोलेरा में पानी कहाँ से आएगा, कच्छ में पानी कहाँ से आएगा, जो बातें हैं वो सारी बातें यहाँ पे उनको पूर्ण विराम लग जाएगा। अगर कच्छ में पानी पहुंच सकता है तो धोलेरा में तो पहुंच ही सकता है। और डिसलिनेशन प्लांट भी शायद लग रहा है। डिसलिनेशन प्लांट तो है, वो बनी रहे। लोथल कितना वहां से दूर है? लोथल 20 किलोमीटर पहले है धोलेरा से। एक्चुअली धोलेरा और लोथल पुराने जमाने में एक ही सिटी का एक ही पोर्शन हुआ करता था। लोथल में एक बहुत अच्छा मैरीटाइम, इंटरनेशनल मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है, जहाँ पिछले 5 से 10 हज़ार साल की जो हमारी जो मैरीटाइम हिस्ट्री है भारत की और दुनिया की, वो वहाँ पे पूरी सभ्यता थी। पूरी सभ्यता थी। वहाँ पे उस जमाने का पोर्ट है। वहाँ पे 5000 साल से पहले के घरों के वहाँ नालियाँ थी, घरों में ड्रेनेज सिस्टम था वहाँ पे। तो वो हमारी सभ्यता को वहाँ पे पुनर्जीवित करेंगे, और ये पूरा डिस्प्ले के साथ में हमारा जो हेरिटेज है, ये महान एक सभ्यता के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और इवन मेसोपोटामिया के बीच में ट्रेड पूरा वहाँ से होता था। जी बिल्कुल। तो वो डिस्प्ले में रहेगा वहाँ पे, तो हम जान पाएंगे अपने इतिहास, अपने पुरखों के बारे में। आप रियल एस्टेट में, और इसलिए मुझे लगता है कि ये सवाल का जवाब आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे कि आपने जब वो ज़मीन देखी, तब ज़मीन ही नहीं देखी, पानी और कीचड़ वगैरह, दलदल वगैरह देखा, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसे हो पाया? हो सकता है ज़मीन अच्छी नहीं है, ऐसा भी सुनते हैं कभी कभी। हाँ, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे मिथ जो है वो पब्लिक है। ओके। वो ये कि धोलेरा की जगह ही खराब है, वहाँ तो कुछ होने ही वाला नहीं है। आज भी अगर आप किसी को, कोई अच्छे व्यक्ति को पूछते हैं तो वो बोलता नहीं, वहाँ का तो सॉइल की कंडीशन बहुत ख़राब है, वहाँ कुछ बन ही नहीं सकता है वहाँ पे। हम वहाँ पे 23 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, जो 2 बेसमेंट माइनस में 2 बेसमेंट है। तो ये स्थिति है अभी वहाँ की। ये कोई भी आज दुबई में लोग रिक्लेम करते हैं समुद्र को, समुद्र में रेती भर भर के उसके ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं, और हम ये कह रहे हैं कि जमीन है वो उसकी सॉइल अच्छी नहीं है। कुछ ट्रीटमेंट होते हैं, थोड़ा बहुत कॉस्ट होती है उसकी, तो जमीन की कीमत कम है तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट ज़्यादा चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ नहीं हो सकता है। अभी वहाँ इतनी बड़ी एक सेमीकंडक्टर की फैब यूनिट लग गई है, उसका सिविल वर्क आप देखेंगे तो अभी आपको बहुत ह्यूज ममूथ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिखेगा। और हमने अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम 15 मीटर नीचे जाके हमने फाउंडेशन कर रहे हैं। तो मतलब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो सकता है, नहीं हो गया शायद, हो गया। ओके। वहाँ पे 20 लाख लीटर के वाटर टैंक खड़े हैं, 22 नंबर, वो भी 2018 के बने हुए, पानी भरे हुए। तो वो टेस्टिमोनियल है। स्ट्रेटेजिकली धोलेरा का बहुत महत्व हो जाता है अभी, क्योंकि जैसे हॉर्मुज बंद हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो पूरी दुनिया की कैसी हालत हो गई हमने देखी। स्ट्रेट ऑफ ताइवान में भी जब कुछ भी समस्या आती है तो सबको ऐसा डर लगता है कि अगर चिप का सप्लाई बंद हो गया तो हमारी डिपेंडेंसी उतनी ज़्यादा है चिप में। और मैं 2024-25 का डेटा जब देख रही थी तो हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं कि हम शायद ऑयल के बिना तो रह ले, लेकिन चिप के बिना कैसे रह पाएंगे वो हमें समझ में नहीं आता। तो सारा इन्वेस्टमेंट जितना चिप का हो रहा है उसका ऑलमोस्ट सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड अगर कहीं पे हो रहा है वो धोलेरा में हो रहा है। इन सबको जब मैं कल्पना करती हूँ ना गुजरात के बारे में,
तो बहुत अच्छा ख्याल आता है मुझे कि जब मैं आज से 20 साल के बाद गुजरात कैसा होगा, कॉमनवेल्थ है, ओलंपिक आ रहा है, गोदावरी में स्पोर्ट्स का हो रहा है, यहाँ पे गिफ्ट सिटी है, धोलेरा है, सब कुछ देखती हूँ और फिर एक ख्याल आता है अगर सरकार बदल गई तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है देवांशी जी कि गुजरात जो है ना, उसको गुजरात के लोग प्रोपेल करते हैं और ये 10, 15, 20, 50 साल की बात नहीं है। ये आपको ध्यान में होगा ही, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, वास्को डी गामा हमारे गुजराती के शिप के पीछे पीछे आए थे। हाँ। तो हम तब भी ट्रेड कर रहे थे वहाँ। तो ऐसा कोई कारण नहीं। और गुजरात के लोग जो है ना, वो खुद एंटरप्रेन्योर, उनकी स्पिरिट है। उनके रास्ते में अगर पॉलिटिशियन आएगा ना तो वो चला जाएगा, वो उसको घर बिठा देंगे। डिस्ट्रप्शन का यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। यहाँ के लोग मिलजुल के बातचीत करके कोई भी समस्या का हल करना जानते हैं और करना चाहते हैं। टेबल पे बैठ के सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम दंगा नहीं करेंगे, हम हड़तालें नहीं करेंगे, हम पत्थर नहीं उठाएंगे। वो हमने देखा है, रिसेंट पास में भी देखा है। ऐसा नहीं है कि कोई एंग्विश नहीं है या नहीं होता है या नहीं करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन सभ्य तरीके से, एक सिविलाइज्ड वे में, जिससे पब्लिक का नुकसान नहीं हो। यानी कि अब आप अगर किसी चीज को बस जला रहे हैं, आप ही के पैसे की है वो। एग्जैक्टली। हाँ, उतनी समझ है यहाँ के लोगों यहाँ के लोगों को वो समझ है। और इसीलिए फिर बोलते हैं ना, गुजराती लोग सबसे बुद्धिमान लोग होते हैं। तो वो है। और यहाँ पे एंड ही इज नॉन गुजराती। मैं व्यूअर्स को बता रही थी मैं किसी को ऐसा ना लगे ना कि तो गुजराती बैठ के अपने ही स्टेट के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो आपका तो शायद मुझे लगता है बाहर का ऑब्जर्वेशन भी है। मैं आपको बताऊं कि मैं जब 33 साल पहले गुजरात में आया था, तो मेरे लिए ये मिथ था। मतलब ऐसा भी होता है क्या? लोग कहते हैं ना कि गुजरात के लोग अमेरिका का वीजा मिलता था। तो मुझे लगा कि हमारे लिए तो यहाँ ये, मतलब मैं विदेश में आ गया हूँ, ऐसा मुझे लगता था उसमें। तो इतना ओपननेस सोसाइटी में, इतने खुले लोग, इतने मतलब आपको पूरे बाहें फैला के लोग एक्सेप्ट करते हैं, आपको मदद करते हैं। आपको पैसे चाहिए क्या काम करने के लिए? आप अच्छा काम करने वाले हो, लो ये करो। ऐसे लोग, इससे अच्छे लोग मैं लिखता हूँ अभी भी सोशल मीडिया पर अपने कि गुजरात इज द बेस्ट प्लेस टू लिव इन दिस कंट्री। ऑफन लिखता हूँ। और गुजराती लोग जो है ना, उनसे अच्छे लोग दुनिया में कहीं नहीं। धोलेरा तो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करने जा रहा है। मैं बहुत ओपनली देखूं तो पूरे देश में गुजरात हमेशा लीड करता है देवांशी जी। गुजरात हमेशा लीड करता है और यहाँ भी होगा, क्योंकि हम इनोवेशन, आप देखेंगे अहमदाबाद के आसपास जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, वहाँ कोई एलन मस्क का जो स्पेसशिप है उसके पार्ट्स बना रहा है। हाँ, ट्रू है ना, कोई ड्रोन बना रहा है। तो यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत ही माइन्यूटली चीज़ों को जाके, और टेक्नोलॉजी इनोवेशन में बहुत ज़बरदस्त काम है। लोगों को ऐसा बाहर से लगता है, ऐसा हम नॉर्थ वालों को जनरली लगता है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, गुजराती लोग हैं सीधे। नहीं, उनका जो स्किल है वो हम कभी मैच नहीं कर सकते नॉर्थ वाले। वो बहुत ही जोरदार लोग हैं। मैं भी राजकोट में थी ना, तो वो इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा है हब वहाँ पे। तो वो बता रहे थे कि जापान इंपोर्ट करता है, मतलब अगर जापान इंपोर्ट करता है तो मतलब वो आपके लिए बहुत बड़ा सर्टिफिकेट हो गया। हाँ, सर्टिफिकेट है सब चीज से, यानी कि क्वालिटी भी है, इंजीनियरिंग उत्कृष्टता भी है और प्राइसिंग भी, क्योंकि जापान के लोग सबसे इफेक्टिव यूज जो होता है ना चीजों का, सबसे अच्छा माइलेज जापानी गाड़ियां देती हैं। हाँ, तो आप समझ सकते हैं वो पैसे का वैल्यू करने वाले लोग हैं। धोलेरा में अगर एक आखिरी सवाल एकदम क्रिस्प में, आपने हमने अलग अलग बातें की, लेकिन अगर एक सवाल में आपको उसका जवाब देना हो कि एक, क्या धोलेरा में इन्वेस्ट करने का ये सही टाइम है? दूसरा कि इन्वेस्ट अगर किसी को भी करना है तो वो क्या क्या देखे, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखे? अगर वो वहाँ पे, अगर इन केस फिजिकली भी वो लोग नहीं आ सकते, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं ना वो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करने लगे, फ़ोन पे बात करके पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो क्या देखना चाहिए उनको? कौन कौन सी वेबसाइट देखनी चाहिए, क्या देखना चाहिए? देखिए, पहले तो जो वहाँ की अथॉरिटी है, धोलेरा सिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आप उसकी साइट पे जाएंगे, उन्होंने वहाँ एक नक्शा भी लगा रखा है, टाउन प्लानिंग की सारी स्कीम्स लगा रखी हैं, एक्टिवेशन जोन जो है उसके बारे में भी लिखा है, कौन सी टीपी पास हो गई वो भी लिखा है। दूसरी बात, आप रेरा की वेबसाइट पे जाइए। अगर कोई आपको कह रहा है कि यहाँ पे हम आपको इतने में प्लॉट दे रहे हैं, तो आप जाइए, उनको कहिए पहले तो रेरा नंबर दीजिए। वो नहीं दे पाएंगे तो वही प्रश्न पहले तो सॉल्व हो जाता है। कोई रेरा नंबर दे रहा है तो आप रेरा में चेक कर लीजिए वहाँ पे है कि नहीं है तो क्या स्टेटस है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरा, धोलेरा जो है आज भी उतना अफोर्डेबल है जितना आज से 10 साल पहले था।
मैं मतलब उसको कहूँ कि जो इनकम बढ़ी है हमारी उसके उस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। अभी अहमदाबाद में ज़मीन का क्या भाव है और वहाँ क्या एक स्मार्ट सिटी जिसको मतलब जिसका वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहाँ जहाँ पे गड्ढे नहीं पड़ने वाले जहाँ फ्यूचर टेक का यानी कि इतनी बड़ी अगले कंपनीज है। 25 साल 30 साल में जो टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री गवर्न करेगी वो वहाँ पे आने वाली है। वहाँ पे क्या प्राइस होना चाहिए, अगर वैसे कंपेयर करेंगे तो धोलेरा का टाइम राइट टाइम है। पहले भी था, आज भी है और कोई देर नहीं हुई है। ओके। और बहुत स्कोप है और काम करना चाहिए, वहाँ पे इन्वेस्ट भी करना चाहिए, वहाँ पे प्रोजेक्ट भी लाने चाहिए, लोगों को आना चाहिए वहाँ पे उसके विकास में योगदान देना चाहिए। खाली लैंड लेके छोड़ देना नहीं, वहाँ आके कुछ करा जाए। इंडस्ट्री तो लगाने के लिए शायद अभी अगर आप इस इंडस्ट्री से कुछ लेना देना होगा तो आप कर सकते हैं, जैसे जो फ्यूचर टेक कंपनीज हैं उनके साथ में, या फिर आप बिल्डिंग बना सकते हैं, वहाँ वेयर हाउस कर सकते हैं, वहाँ पे जो बाकी की चीज़ें हैं उस इंडस्ट्री को जिसकी ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप घर लेते हैं तो वो रेंट पे भी चला जाएगा, अगर आपको वहाँ पे नौकरी नहीं करनी तो। आप घर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपको अश्योर्ड है कि वो रेंट पे चले जाने वाला, लेकिन वो अंदर होना चाहिए, एसआईआर के अंदर होना चाहिए और रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए। हाँ। इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। इतना किया तो आप फिर वो धोलेरा आपको स्कैम नहीं लगेगा। और धोलेरा स्कैम नहीं है। धोलेरा बहुत कुछ है, फ्यूचर है और इस देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का वो डेस्टिनेशन अगले कुछ दिनों में आपको दिखाई देगा जी। क्योंकि ज्यादातर लोग जब वो जमीन पे कुछ होने लगता है ना, वहाँ पे वैसे भी ज्यादातर लोग कहाँ पीछे रह जाते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जो फोर्स ही कर पाते हैं, दूर का देख पाते हैं। तो अब जैसे लोग हैं जो देख लिया आपने 12-13 साल पहले कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। बहुत सारे लोग होंगे जो अब देख रहे हैं और बहुत सारे होंगे जो उनको अभी भी नहीं दिख रहा, तो वो शायद सब कुछ बन जाएगा तब उनको लगेगा अरे यार ये मेरी ट्रेन मिस हो गई। तो वो वाला सीन है। इसलिए मैंने बताया ना शुरुआत में कि धोलेरा में के बारे में लोग दो अंतिमों पे बात करते हैं। कोई बताता है यही बेस्ट है, कोई बताता है यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आप आइए एक बार देखिए, वहाँ अपने आंखों से अगर देखेंगे, मैं आपको भी कहता हूँ कि आप भी प्लीज आइए और एक बार देखिए, लोगों को असली धोलेरा बताइए। आपने एक बार वीडियो किया था, वो गुजराती में था, वो बहुत इम्पैक्ट आया उस वीडियो से, लोगों को काफ़ी सारी जानकारी मिली। लेकिन जब आपने वो स्टूडियो में रिसर्च करके बनाया था, लेकिन अगर आप स्थल पर जाएंगे, वो मैग्नीट्यूड दिखाएंगे, तो लोगों को वो जो मिथ है ना, वो उसको दूर करने में, मिथक को दूर करने में बहुत मदद होगी उससे। प्राइम मिनिस्टर ने अपने एक शायद राम मंदिर वाले भाषण में बहुत अच्छा एक वाक्य बताया था कि यही समय है, सही समय है। धोलेरा के लिए भी यही समय है, सही समय है। आप आइए धोलेरा में। नहीं, पक्का मैं जब आऊंगी तो दर्शकों को पूरा बताऊंगी कि ये क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपको मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू।